एक लंबे अरसे के बाद आपको फिर से इस कोर्स में वापस खुशामदीद। और आज मैं नाइन्थ चैप्टर की लास्ट वीडियो बनाऊंगा, जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं वीडियोस बना रहा था कॉन्स्टेंटली, तो हम नाइन्थ चैप्टर जो हेलिडे रेज़निक और करेन की बुक का है उसको ख़त्म करने के करीब पहुंच गए थे। उसमें सिर्फ एक टॉपिक रहता था और उसके बाद मैंने कुछ ब्रेक लिया था, यानी काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो आज ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम उस लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे और यूँ हमारा नाइन्थ चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप भूल चुके हैं कि नाइन्थ चैप्टर किस चीज़ के रिलेटेड था, तो वो रोटेशनल मोशन के रिलेटेड था, जिसमें हम ये देख रहे थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करता है या रोटेट करता है तो वो किस तरह की मोशन परफॉर्म करता है। और अब ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा मैकेनिक्स के कोर्स में, जिस कोर्स को हम पढ़ रहे हैं, हमेशा से गोल ये ही रहा है कि हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करें, जो कि मैकेनिक्स की दोनों सब ब्रांचेस को कवर करता है, डायनामिक्स को भी और काइनेमेटिक्स को भी। तो हमने रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के रिलेटेड पढ़ा था इस चैप्टर में, और उनको हमने सेपरेटली पढ़ा था। तो आज की वीडियो में जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इन दोनों मोशंस को कंबाइन करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो चूँकि हम इन दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम क्विकली पहले ये देख लें या रिवाइज़ कर लें अपने माइंड में कि जो ओनली ट्रांसलेशनल और ओनली रोटेशनल मोशन है वो किस तरह की दिखती है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम पहले ही बना दिया ताकि हमारा कुछ टाइम सेव हो सके। सो लेट मी क्विकली रिवाइज दैट फॉर यू। अगर आप इस डायग्राम को देखें जो एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर है, तो इसमें मैंने ये दिखाया है कि हमारे पास कोई मैस m है जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। और ये जो सेंटर में एक वर्टिकल लाइन है, ये लाइन हमें ये बता रही है कि जो मैस है वो इस लाइन के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, और इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और एक्सिस ऑफ रोटेशन, चूँकि अब हमने चूज़ करना है एक्स वाई या जी में से कोई भी एक एक्सिस जो कि हमारी फ्रीडम है, तो इसमें मैंने रैंडमली इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को जी एक्सिस चूज़ किया। ये आपकी चॉइस है, आप एक्स भी कर सकते हैं और वाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर बुक्स में कन्वेंशन यूज़ होती है वो जेड एक्सिस की यूज़ होती है, यानी वो जेड एक्सिस को चूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने भी जेड एक्सिस को चूज़ किया है। लेकिन ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए कि ये जो चॉइस है ये हमारी फ्रीडम है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस मोशन को हम कहते थे कि ये प्योरली रोटेशन है, क्योंकि आप देख लें कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह पे फिक्स्ड है, यानी एक ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमे जा रहा है बार बार। तो इसको आप कहते हैं प्योरली रोटेशन, ठीक है। अब अगर इसी डायग्राम को, ये जो प्योर रोटेशन की डायग्राम है, इसको मैं ऊपर से देखूं, यानी अगर मैं जेड एक्सिस के ऊपर खड़ा हो जाऊं, अगर मैं इस जगह पे खड़ा हो जाऊं ऊपर और नीचे देखता हूं इसकी मोशन के ऊपर, तो ये जो इसका पाथ है इस पार्टिकल की मोशन का, ये मुझे एक सर्कल की तरह नज़र आएगा। तो ये पार्टिकल जो है ये एक सर्कल की तरह हमें नज़र आएगा, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसको हम तजदीद कर लेते हैं। इसको ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये पार्टिकल जो है ये जिस रास्ते के ऊपर, ये जिस पाथ के ऊपर घूम रहा है, वो पाथ जो है वो साइकिल का रिम है। साइकिल के रिम की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आप सबको पता है, आप सब ने देखा हुआ है, तो इसको कंसीव करना आसान है, यानी आप इसका तसव्वुर अपने माइंड में आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हम ऊपर से देखते हैं, यानी जेड एक्सिस के ऊपर खड़े होकर देखते हैं, तो हमें ये साइकिल जो है वो इस तरह नज़र आएगा, बिल्कुल जैसे साइकिल का व्हील होता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप पार्टिकल को भी दिखाना चाहते हैं, तो ये पार्टिकल जो है ये फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट के ऊपर है और इस डायरेक्शन में साइकिल के व्हील के ऊपर घूम रहा है, या उसके रिम के ऊपर। रिम कहना आसान है, इससे हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि व्हील जो है वो पूरे पहिए के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, और रिम जो है वो हमें पता है कि ये बिल्कुल वो जो सर्कुलर पाथ होता है एंड के ऊपर, जिसके ऊपर टायर चढ़ा होता है साइकिल का, उसके लिए यूज़ होता है। तो रिम इसलिए इसको कहते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हम प्रिसाइजली किस चीज़ की बात कर रहे हैं। और
ये अल्फ़ाज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अल्फ़ाज़ को पढ़ के ही हम अपने माइंड में इमेज बनाते हैं कि सिचुएशन किस तरह की है। सो ये विजुअलाइज़ेशन के लिए बहुत अहम है। तो जी, तो अब अगर हम ज़ेड एक्सिस के ऊपर से देखें तो हमारे पास जो इमेज हमें नज़र आती है साइकिल की वो इस तरह की है। और अब ये जो ज़ेड एक्सिस था ये देखें, इसको मैंने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि अब ये लाइन जो है ये सीधी इस पेज के अंदर जा रही है, ये इससे ऊपर बाहर आ रही है। और चूँकि हम इस लाइन के ऊपर से देख रहे हैं तो हमें अब ये पूरे का पूरा व्हील जो है ऐसे सर्कुलर शेप में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी भी प्योर रोटेशन में है। अब इस नीचे वाली लाइन को देखें, फ़र्ज़ करें कि ये लाइन ग्राउंड की है। ठीक है, और अब बिल्कुल आप यूँ समझे कि जैसे साइकिल का पहिया जो है वो ग्राउंड के ऊपर चलता है। ठीक है, तो अब अगर फ़र्ज़ करें हम कि ये रोटेट नहीं कर रहा बल्कि मैं इसको स्लाइड करता हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे, तो मेरे पास ये वाली तस्वीर बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने स्लाइड कर दिया, मैंने इस जगह से इस पहिए को स्लाइड किया है और इस जगह तक स्लाइड करते करके लेके आता रहा हूँ। अब इस सेंट्रल पॉइंट को देखें, अब मुझे सेंट्रल पॉइंट को जेड एक्सिस डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं स्लाइड कर रहा हूँ उसको। जेड एक्सिस की या एक्सिस ऑफ रोटेशन की ज़रूरत उसी वक्त होती है जब आप किसी चीज़ को रोटेट कर रहे होते हैं, तो आपने बताना होता है कि रोटेशन किस एक्सिस के अराउंड हो रही है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं या स्लाइड कर रहे होते हैं, या जैसे आप किसी चीज़ को खींचते हैं ग्राउंड के ऊपर या अपनी किताब को आप धकेलते हैं एक मेज़ की सरफेस के ऊपर, तो वो स्लाइड करती हुई जाती है। तो उस केस में आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि किस एक्सिस के अराउंड स्लाइड कर रही है, बिकॉज इट्स नॉट रोटेशन। ठीक है, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, आप सिंपली एक लाइन दिखा सकते हैं और वो लाइन इस तरह की दिखा सकते हैं कि उस लाइन के ऊपर सीधी ये किताब स्लाइड करती हुई गई है और वो लाइन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये लाइन जो है ये जिस फिज़िकल क्वांटिटी के रास्ते को बताती है उसको आप सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर जब आप फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या धकेलते हैं तो वो एक सीधी लाइन में मूव करता है। और इसीलिए ये वाली जो लाइन है ये सीधी की सीधी इसके सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ से हमारे पास नतीजा ये निकलता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो पूरी की पूरी मास है, जिसको आप सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहते हैं, वो एक सीधी लाइन में स्लाइड करती है। ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल मोशंस के लिए थी, यानी ये वाली जो मोशन है ये प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है। लेट मी एक्चुअली राइट इट। तो ये जो थी हमारे पास ये थी ट्रांसलेशनल और जो मैंने लेफ़्ट पे पहले बनाई है ये वाली जो थी, ये दोनों केसेस जो थे ये हमारे पास थे रोटेशन के। तो ये हमारे पास रोटेशनल मोशन थी। हम देखना ये चाहते हैं कि अगर हम इन दोनों मोशंस को कंबाइंड कर दें तो फिर हमारे पास सिचुएशन किस तरह की आती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ भी है, हमने इनके ट्रांसलेशनल मोशन के केस में और रोटेशनल मोशन के केस में इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस भी निकाली थी, जो ऑफ कोर्स इस चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। लेट्स सी फर्स्ट फिगरेटिवली कि हमारे पास अगर हम इन दोनों मोशंस को यानी ट्रांसलेशनल मोशन को और रोटेशनल मोशन को कंबाइंड कर दें तो हमारे पास सिचुएशन किस तरह की बनती है। ठीक है, तो उसके लिए अब मुझे थोड़ी सी इस डायग्राम को बनाने की ज़रूरत है, कंबाइंड करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं करता यूँ हूँ कि एक लंबी लाइन लगाता हूँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे ग्राउंड के ऊपर हमारा जो साइकिल का पहिया है वो रोटेट करता हुआ जाता है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि वो रोटेट भी कर रहा है और उसके साथ साथ वो ट्रांसलेट भी कर रहा है, यानी वो घूमता हुआ आगे भी जा रहा है। तो वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है और इस रोड के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो मैं इसकी कुछ इमेजेस बना लेता हूँ, यानी यूँ समझें कि ये उसके कुछ स्क्रीनशॉट हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ़ टाइम के ऊपर ये मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करेगा अपनी मोशन या किस तरह घूमता हुआ जाएगा लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो चलें यही फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 4 उसकी हमने तस्वीरें निकाल ली हैं, तस्वीरें बना ली हैं। ठीक है, और इसका सेंट्रल पॉइंट जो था वो ये वाला पॉइंट था जिसको हमने सेंटर ऑफ मास कहा था। मुझे एक और चीज़ की भी ज़रूरत है और वो ये है कि मैं इनके दरमियान फ़ासला जो है वो एक जैसा रखूँ। तो लेट्स मूव दिस अ लिटिल बिट टू द लेफ़्ट ताकि इनके दरमियान जो फ़ासला है वो एक जैसा
रह सके। और इसको भी थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करते हैं। मैं करना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो इनके दरमियान फासले हैं ये एक जैसे रहें, ताकि हमारी जो डायग्राम है थोड़ी सी खूबसूरत बने। अदरवाइज़ ऑफ कोर्स प्रिसाइजली हम इसको पिक्चर परफेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन इस केस में जब हम दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं तो इट काइंड ऑफ मैटर्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ये देखें, हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इन दोनों मोशन में, इस वाली मोशन में और इस वाली मोशन में। इस वाली मोशन में जो प्योरली ट्रांसलेशन थी उसमें ये सेंट्रल पॉइंट था जिसको हमने सेंटर ऑफ मैस कहा था। यानी ट्रांसलेशनल मोशन के केस में पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह की मोशन परफॉर्म करता है कि उसके अंदर जो पॉइंट सेंटर ऑफ मैस का पॉइंट होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, ठीक है। और वो ऑफ कोर्स हम इस कंबाइंड मोशन में भी देखना चाहेंगे। और सिमिलरली जो रोटेशनल मोशन थी उसमें हमने क्या किया था, कोई एक पॉइंट लिया था उस साइकिल के रिम के ऊपर और उस पॉइंट की मोशन हमने देखी थी और वो पॉइंट की मोशन जो है वो इस तरह का पाथ ट्रेस आउट करता है। तो हम यही दो चीज़ें अब यहाँ भी देखना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि जो हम पॉइंट ले रहे हैं पहला, वो पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जिसकी मोशन हम देखना चाह रहे हैं, जिसकी मोशन को हम ट्रेस आउट करना चाह रहे हैं। और ये फ़र्ज़ करें कि अगले स्टेप में जब जो व्हील है हमारा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचता है तो ये पॉइंट जो है ये वाला ये इधर आ जाता है, ठीक है। और ये आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि हम एक रफ सी इमेज ड्रा करना चाह रहे हैं तो इसलिए मैं इसको इधर ले रहा हूँ। उससे आगे वाले पॉइंट में ये पॉइंट फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आ जाता है और उससे आगे वाली इमेज में ये अगेन यहाँ पे आ जाता है। तो अगर आप इसकी अब मोशन को ट्रेस करें तो ये किस तरह की मोशन परफॉर्म करेगा, पहले मैं इस मोशन को दिखाता हूँ। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाने लगा हूँ। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस तीसरे पॉइंट से मिलाता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह की मोशन आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लाइन लगा रहा हूँ। और अब अगर मैं इन लेफ़्ट वाले दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो ये कुछ इस तरह की मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, लेट मी ट्राई इट वन मोर टाइम। तो ये इस तरह की मोशन बनती है इसकी। लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई, इट्स गेटिंग हार्ड। मैं सिर्फ पिक्चर को खूबसूरत करना चाह रहा हूँ और ये मुझे नहीं लगता कि मेरी पिक्चर खूबसूरत बन रही है। सो लेट्स ट्राई इट फ्रॉम दिस साइड। ओके, नाउ वी कैन मेक इट लुक लिटिल बिट बेटर। ओके, तो ये इस तरह की, और अगर मैं इस पॉइंट को मज़ीद आगे एक्सटेंड करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। तो अब आप देख लें कि ये वाला पॉइंट जो हमारे पास ये वाला एक पॉइंट था जो एक सादा सी मोशन परफॉर्म कर रहा था इन केस ऑफ प्योरली रोटेशनल मोशन, जब हम उसको कंबाइंड कर देते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के साथ तो इसका जो पाथ है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहले ये प्योरली सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, लेकिन अब वो जिस तरह का रास्ता ट्रेस कर रहा है वो ये वाला रास्ता है जो आप इस पिंक कलर की लाइन से देख सकते हैं। और ये मेरा तीसरी लाइन कहीं गायब हो गई है। लेट मी ट्राई टू ब्रिंग इट बैक, लेट मी सी इफ़ आई कैन डू इट। ओके, आई कैन नॉट डू इट बट ओके। तो हमारे पास यहाँ पे जो तीसरी लाइन थी, यानी मैंने इस पाथ को सिंपली आगे एक्सटेंड किया था कि ये इस तरह का पाथ हमारे पास आता है। सो ओके, इट्स बैक। ओके, तो हमारे पास इस तरह का पाथ आता है, सही है। तो अब आप देख लें कि जो उसकी मोशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब यही वाला पार्टिकल जो है, यही वाला पार्टिकल अब वो इस पाथ के ऊपर मूव करेगा। और इंटरेस्टिंगली ये पाथ आप तब हासिल करते हैं जब आप साइकिल के रिम के ऊपर कोई भी एक पाथ पॉइंट कंसीडर करें और उस पॉइंट की मोशन को आप देखें तो वो हमेशा ही इस तरह की मोशन परफॉर्म करेगा, सही है। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पाथ फॉलो करता है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट ये था कि हमने ये वाला जो पॉइंट था जिसको हमने सेंटर ऑफ मैस कहा था प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन के केस में, उसको भी देखना था। तो अगर हम उसको देखें तो वो आसान है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर, और इनफैक्ट लेट मी पिक द सेम कलर बिकॉज हम मोशन को दिखा रहे हैं। और वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मैस है, हाँ ये वाला, ठीक है। ये हर जो इमेज है उसके सेंटर में, बिकॉज दिस इज़ द सेंटर ऑफ मैस ऑफ द टायर, और वो टायर सेम है तो सेंटर ऑफ मैस जो है वो सेम है। और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो हियर इज़ व्हाट दिस सेंटर ऑफ मैस इज़ डूइंग। So this is the path that center of mass follows. तो अब हमारे पास जो सिचुएशन आई है वो ये आई है कि जब हम कंबाइंड मोशन लेते हैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, तो
कोई भी पॉइंट जो उस साइकिल के जो हमने सर्कुलर ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है उसके जो रिम के ऊपर है, वो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा पाथ फॉलो करता है, और वो पाथ जो है वो हमने इस वाले पिंक से दिखाया है। जबकि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, ठीक है। और इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ट्रांसलेशनल मोशन में हो, कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, और उस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है, ये स्पीड जो होती है, वो कांस्टेंट होती है, वो वक्त के साथ चेंज नहीं होती। जबकि इस पॉइंट की जो स्पीड है वो वक्त के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। सो दिस इज़ द जनरल एनालिसिस, द जनरल फिज़िकल और थाटफुल एनालिसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम जो है ये हमें किस तरह का दिखता है। सो लेट मी क्विकली ब्रिंग दिस लिटिल टू द लेफ़्ट। ओके, अब ये इसके सेंटर में है, ठीक है। तो इस तरह का हमें इसका एनालिसिस मिलता है। तो अब हमने ज़ाहिर है इसको स्टडी कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को कि कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन हो, तो हमें उसका कोई मैथमेटिकल फार्मलिज़म भी चाहिए। और मैथमेटिकल फार्मलिज़म जो है, मैथमेटिकल फार्मलिज़म से मेरा मतलब ये है कि हमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए जिससे ऑफ कोर्स हम इस मोशन को डिस्क्राइब कर सकें, और वो बहुत आसान है। आपने देखा है कि हमने ये जो सारी मोशन इसकी हासिल की है, जिस तरह की मोशन ये कंबाइंड परफॉर्म करता है, कोई भी पॉइंट जो है वो इन दो मोशंस का सम है, रोटेशनल मोशन का और ट्रांसलेशनल मोशन का, ठीक है। और हमें पता है कि जब सिर्फ रोटेशनल मोशन हो और जब सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस हमें पता हैं, ठीक है। वो हम इस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो इसका मतलब है कि हम उन्हीं मैथमेटिकल इक्वेशंस को इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए जिसमें हमने इन दोनों मोशंस को कंबाइंड कर दिया। लेकिन उन मैथमेटिकल जो इक्वेशंस थी उनके ऊपर दो कंडीशंस थी, और वो दो कंडीशंस ये थी, मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं कि जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से गुज़रना चाहिए। तो जो पहली कंडीशन थी वो थी एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। और ये आप देखें कि हमने ये जो ऊपर एनालिसिस किया है उसमें ये कंडीशन एक्चुअली सेटिस्फाई होती है। लेट मी शो यू हाउ। हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो हमने साइकिल का पहिया लिया था, व्हील लिया था, ठीक है। इस केस में और इस केस में, यानी प्योरली रोटेशनल मोशन में भी और प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन में भी। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था इस पहली डायग्राम में। जब उस डायग्राम को हमने टॉप से देखा तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था। और अब इंटरेस्टिंगली आप देखें कि वही एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, बिल्कुल वही पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास भी है। एक्चुअली यूँ नहीं कहना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास है, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू वन पॉइंट ऑफ द व्हील, और वो जो एक पॉइंट है व्हील का वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। तो ये जो कंडीशन है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, इट्स जस्ट द स्टेटमेंट ऑफ वट एवर वी हैव डन, ठीक है। कि जो हमने एनालिसिस किया है ये उसी को अब वाज़े अल्फाज में लिखना है, यानी उसी से एक नतीजा अख़ज़ करने का हमने नतीजा अख़ज़ कर लिया, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पास हो सेंटर ऑफ मास से, और ये हम देख चुके हैं कि इंडीड ऐसा होता ही है। और अब जो दूसरी कंडीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप वो देखेंगे कि वो भी हम जाने अनजाने में करते आए हैं जितना भी हमने 9th चैप्टर में इसमें पढ़ा है। और वो ये है कि ये जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको मैं सिर्फ अब एक्सिस लिखता हूँ बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो एक्सिस है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जो कंडीशन है वो ये है कि ये एक्सिस जो है इसकी डायरेक्शन स्पेस में हमेशा फिक्स्ड होनी चाहिए। तो एक्सिस ऑलवेज, सो दिस एक्सिस शुड ऑलवेज हैव सेम डायरेक्शन इन स्पेस, एंड दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और अब देखें कि हमने जो एनालिसिस किया है वो कैसे इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। हमने जो एनालिसिस किया है वो ये था, पहला प्योरली रोटेशनल मोशन में देखें कि जब ये पॉइंट जो है जो हमने व्हील के रिम के ऊपर लिया है,
ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड, तो ये एक्सिस जो था ये स्पेस में हमेशा फिक्स था, यानी ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में था। ठीक है, जब हमने इसको टॉप से देखा तो फिर ये भी ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में था। एंड हेयर जब हम उसको करवाते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं, तो यहाँ पे भी सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग बनती है। अगर आप इस इमेज को देखें और इस इमेज को देखें तो दोनों में, यानी आप यूँ कहें कि इस इमेज से इस इमेज तक जाते हुए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन है स्पेस के अंदर वो चेंज नहीं हुई। यहाँ पे स्पेस के अंदर कहने का मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे जेड एक्सिस की डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे भी जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। और जब हम इसको पुश कर रहे थे तो उस दौरान भी ये प्योरली जेड एक्सिस की डायरेक्शन में रहा। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि वो स्पेस में अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता। एंड सेम हैपन्ड हेयर इन दिस सिचुएशन कि जब वो रोटेट और ट्रांसलेट कर रहा था प्योरली, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था वो प्योरली जेड एक्सिस की तरफ था। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमें कुछ और भी बताती है, जो ऑफ कोर्स अभी से मेरे माइंड में आया है और मैंने सोचा कि आपको बता दूं, बिकॉज आई हैड नॉट रिटन दिस थिंग इन माय नोट्स। ये हमें ये भी बताता है, अगर आप साइकिल की ही मिसाल लें तो आपको पता है साइकिल बाज़ औक़ात जब आप बहुत कम स्पीड से चला रहे होते हैं तो वो गिरने लगता है, यानी एक तरफ जो है वो झटके खाने लगता है, जिसको आप वॉबलिंग कहते हैं। तो ये सिंपली हमें ये बता रहा है कि उस में वॉबलिंग ना हो। वॉबलिंग तब होती है जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो किसी ख़ास डायरेक्शन, यानी यहाँ पे जो हमने जेड एक्सिस की डायरेक्शन ली थी उससे हटने लगता है, तब वॉबलिंग होती है। और वॉबलिंग वाला जो केस है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो स्पेस में किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं होता तो फिर मोशन जो है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने एनालिसिस किया, इस सारे एनालिसिस में ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये सेटिस्फाई होती हैं। और अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हों तो फिर हम वो फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं जो हम पहले करते आए हैं, यानी प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन के लिए और प्योरली रोटेशनल मोशन के लिए। तो जो प्योरली हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फार्मूला था वो ये था कि समेशन एफ इक्वल्स एम ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ही है। ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ जो एफ इक्वल्स एम ए आप पढ़ते थे वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता था, यानी पॉइंट मैसेज के लिए होता था। ठीक है, ये वो चीज़ है जहाँ से हमने काम शुरू किया था तीसरे चौथे चैप्टर में। फिर जब हम सातवें चैप्टर के ऊपर पहुँचे थे तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई सिंगल मैस ना हो, यानी पॉइंट पार्टिकल ना हो, अगर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो जैसे आपकी किताब होती है, तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे। तो उस सिनेरियो में फिर हमने क्या किया था, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसी सेंटर ऑफ मास से आप ये देखें कि हमारे पास वी सेंटर ऑफ मास, यानी इस सब्जेक्ट की अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो वी सेंटर ऑफ मास होगी और वी सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट की स्पीड होगी। और सिमिलरली अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, यानी इसी पॉइंट का कुछ ना कुछ ए सेंटर ऑफ मास होगा। और यही वो ए सेंटर ऑफ मास है जो न्यूटन सेकंड लॉ में यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हमारी पहली कंडीशन है जो ट्रांसलेशनल मोशन के ऊपर लगती है। और फिर जो दूसरी कंडीशन थी वो हमने निकाली थी, ऑफ कोर्स जो न्यूटन सेकंड लॉ ही है उसी की रोटेशनल फॉर्म से, और वो हमारे पास थी समेशन टाओ जी इक्वल्स आई टाइम्स एल्फ़ा जी। ठीक है, टा जो है ये टार्क है, आपको पता है, और ये जो सबस्क्रिप्ट में जी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टार्क की डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। और सिमिलरली जो अल्फ़ा जी है जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये हमें बता रहा है कि इस एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो जी एक्सिस की डायरेक्शन में है, और वो बिल्कुल इस डायग्राम के जो जहाँ पे हमने ली है बिल्कुल उसके मुताबिक है। तो हमारे पास ये दो कंडीशन है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इस कंबाइंड मोशन को, जो कंबाइंड हमारे पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन है, उसको इन दो इक्वेशंस से हम सॉल्व कर सकते हैं इनको यूज़ करके। लेकिन उससे पहले एक और केस है इस मोशन का, स्पेशल केस है, और जिसको कहते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मैं उस केस की बात करना चाहता हूँ, और वो केस है हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का। सो इट्स लाइक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये लफ्ज़ आप बार बार देखेंगे किताबों में, यानी जहाँ पे भी आप कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन को देखेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बार बार आ रहा है। हर प्रॉब्लम में, जो भी प्रॉब्लम वो आपको देंगे किताब वाले, उसमें लिखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो रोल करता है विदाउट स्लिपिंग।
सो लेट मी एक्चुअली ट्राई टू एक्सप्लेन कि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग क्या है। और उसके लिए मैं इन 2 पॉइंट्स को लूँगा, जो मैं येलो कलर यूज़ करता हूँ। ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट ले, इसको पॉइंट ए कहते हैं। ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लें, इसको पॉइंट बी कहते हैं। ये वही पॉइंट है जो हमने ओरिजिनली कंसीडर किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इसलिए लिया है कि इस जगह पे, यानी ए और बी पॉइंट के ऊपर, ये जो रिम के ऊपर पॉइंट था ये टच हो रहा है ग्राउंड के साथ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लाइन है ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है, यानी ज़मीन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारा पहिया जो है वो ज़मीन के ऊपर चलता हुआ जा रहा है, यानी रोल भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ये वाला जो पॉइंट था ये ज़मीन को टच करेगा। सही है। अब जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन पॉइंट्स के ऊपर ज़रा अल्फाज के ऊपर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का कॉन्सेप्ट बज़ाते खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे अभी जो मैं आपको प्रूफ करवाऊँगा, नहायत ही आसान है, लेकिन इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखें तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट जो है ये मोमेंटरली ग्राउंड को टच करता है। और जब ये मोमेंटरली ग्राउंड को टच करता है तो हमें पता है कि ग्राउंड और इस पॉइंट के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद होगी। ठीक है। और जैसे जैसे ये व्हील आगे की तरफ मूव करता है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट टच करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और इस तरह सारे पॉइंट जो हैं वो ग्राउंड को टच करेंगे, लेकिन किसी एक लम्हे के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट ही ग्राउंड को टच कर रहा होगा और फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। और होता यूँ है कि इस फ्रिक्शन की वजह से जो ये वाला पॉइंट है, यानी इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट ए और इस जगह पे पॉइंट बी, ये मोमेंटरली रेस्ट के ऊपर होते हैं। ठीक है। मोमेंटरली रेस्ट के ऊपर होते हैं। ये पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने कहा था कि गौर कीजिएगा इसके ऊपर। ये मोमेंटरली रेस्ट जब मैं कहता हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू विच थिंग, किस चीज़ के लिहाज से ये मोमेंटरली रेस्ट के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये सवाल होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो हैं ये मोमेंटरली रेस्ट के ऊपर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसका मतलब ये है कि ग्राउंड और इस पॉइंट ए के दरमियान या ग्राउंड और इस पॉइंट बी के दरमियान इंस्टेंटेनियस कोई मोशन नहीं है। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट जो है ये रेस्ट के ऊपर है। इसके बरअक्स आप इस रिम के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करें, फ़र्ज़ करें ये पॉइंट आप लेते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के लिहाज से रेस्ट के ऊपर नहीं होगा। अगर जो व्हील है वो आर ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, यानी अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है, इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी जो है वो भी इक्वल्स आर ओमेगा होगी। तो ये वाला पॉइंट जो है इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी, वो इस पॉइंट के लिहाज से नॉन ज़ीरो होगी। और इसी तरह जितने भी पॉइंट्स आप इस रिम के ऊपर लेंगे उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ग्राउंड के लिहाज से नॉन ज़ीरो होगी, सिवाय इन पॉइंट्स के जो मोमेंटरली टच कर रहे होंगे ग्राउंड को। तो जो पॉइंट मोमेंटरली ग्राउंड को टच कर रहे होते हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। ठीक है। तो ये वाला जो सिनेरियो है, इस सारे सिनेरियो को हम कहते हैं रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, यानी एक टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ही टच कर रहा होता है ग्राउंड को, और उस एक पॉइंट के टच करने से जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जो रिलेटिव मोशन होती है उस पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान वो ज़ीरो होती है। और ये कंडीशन जो है ये रोलिंग विदाउट स्लीपिंग की कंडीशन है। अब हमें इसकी मैथमेटिकल कंडीशन भी चाहिए, यानी मैथमेटिकली हम कैसे जानेंगे कि हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है। तो उसकी अब हम डायग्राम बना लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे ये मैथमेटिकली हमें देता है। तो मैं बिल्कुल वैसी ही डायग्राम बनाऊंगा जैसी मैंने पहले बनाई थी। ये हमारे पास व्हील का एक स्नैपशॉट है, यानी उसकी एक इमेज है। यहाँ पे मैं उसकी दूसरी इमेज बनाता हूँ और फिर मुझे उसकी तीसरी इमेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, और 3 मेरे ख्याल में उसके स्नैपशॉट जो हैं ये काफ़ी हैं ये चीज़ समझने के लिए कि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग जो है ये क्या होती है। ये दूसरी स्नैपशॉट हो गई और अब यहाँ पे आएगी तीसरी स्नैपशॉट। सो लेट मी मेक अनदर सर्कल ऑफ द व्हील। ओके, ये एक जैसे हैं। ठीक है। तो इनके अंदर मैं 3 पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ। जो पहला पॉइंट है वो ये वाला हम कंसीडर करते हैं, ये वाला जो टॉप के ऊपर है। दूसरा पॉइंट उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर, और तीसरा पॉइंट उसके बॉटम के ऊपर। सही है। अगेन
पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अगेन पहला पॉइंट टॉप पे, दूसरा पॉइंट उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर और तीसरा पॉइंट जहाँ पे वो ग्राउंड को टच करता है। ठीक है, अब ये जो पहला पॉइंट है, ये वाला सॉरी जो पहली डायग्राम है, इसको आप प्योरली ट्रांसलेशन के केस में लें। ठीक है, ट्रांसलेशन का केस ये वाला केस है, ये वाला, जिसमें पूरे का पूरा व्हील जो है वो स्लाइड करता हुआ जा रहा है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अब हमें पता है कि अगर वो स्लाइड करता हुआ जा रहा है तो इस व्हील का हर पॉइंट जो है वो एक ख़ास स्पीड से मूव कर रहा होगा और वो स्पीड जो है वो वी सेंटर ऑफ मास कहलाती है। तो जितने भी हम पॉइंट इसके ऊपर ले रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिखाए हैं, ट्रांसलेशन के केस में ये तीनों पॉइंट एक ही स्पीड से मूव करेंगे और उस स्पीड को हम वी सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब ये दूसरा केस है इस वाला, इसमें आप ये देखें कि ये जो व्हील है हमारा, ये प्योरली रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है, अगर रोटेट कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए जिसको हम ओमेगा कह लेते हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, अगर इसकी ओमेगा है तो इस पॉइंट की हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये जो टॉप के ऊपर है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v इक्वल्स आर टाइम्स ओमेगा, और आर जो है ये इस व्हील का रेडियस है। ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो जाए ये एक ही स्पीड से मूव करता है और उसको भी सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और इसको आप यहाँ पे देख लें, ये डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि सेंट्रल पॉइंट जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है। नो आई मीन जब वो रोटेशन और ट्रांसलेशन यानी कंबाइंड मोशन कर रहा होता है तो जो उसका सेंट्रल पॉइंट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही स्पीड से जाता है और वो स्पीड वही होती है जो उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड होती है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो वी सेंटर ऑफ मास वैसे ही रहेगा। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा, ये बॉटम वाला, इसमें जो आर ओमेगा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों इस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि अगर व्हील इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली है, और जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सही है। और अब आप कंबाइंड सिचुएशन के ऊपर आ जाएं, इस सिचुएशन के ऊपर जिसमें वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं जो बॉटम के ऊपर है। सही है। अब ये पॉइंट जो है ये इन दोनों पॉइंट्स की मोशन का सम है। जो ये वाले पॉइंट हैं, ये हमारे पास ट्रांसलेशन थी, ये हमारे पास रोटेशन थी, और ये जो है ये इन दोनों का सम है। तो अगर ये सम है तो इसका मतलब है इनकी जो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटीज़ हैं वो ऐड हो जानी चाहिए। और जब हम इन वेलोसिटीज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वी सेंटर ऑफ मास जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, आर ओमेगा जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और ये ज़ीरो के इक्वल है। क्योंकि हमने इस बात का आर्गूमेंट पहले ही दे दिया है कि ये पॉइंट जो है वो मोमेंटरली रेस्ट के ऊपर होता है। और यहाँ से हमारे पास फ़ौरन से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन आ जाती है कि इस केस में जब हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोल करता हुआ जा रहा है किसी ग्राउंड सरफेस के ऊपर और वो स्लिप नहीं कर रहा, तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है वो आर ओमेगा के बराबर होगी। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो हमने ये भी देख लिया कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्यों होती है, यानी क्यों वो पॉइंट जो ग्राउंड को टच कर रहा होता है वो मोमेंटरली रेस्ट के ऊपर होता है। और जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही हो तो हमारे पास मैथमेटिकल कंडीशन क्या आती है। सही है। अब इंटरेस्टिंगली मैंने आपको बताया कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये हमेशा ही वी सेंटर ऑफ मास से मूव करता है, तो ये इसमें भी वी सेंटर ऑफ मास से मूव करेगा। और अब आती है मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आप इस पॉइंट के लिहाज से देखें, इस पॉइंट के लिहाज से, तो ये जो टॉप वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के लिहाज से इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होगी। सही है। और अगर आप इसके हिसाब से रिलेटिव मोशन देखें तो जो पूरे का पूरा व्हील है ये वाला, ठीक है, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी सेंटर ऑफ मास से। सही है। और इस पॉइंट के लिहाज से इसका फासला कितना है, ये 2 टाइम्स आर है, बिकॉज इसका जो फासला है वो रेडियस का 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब है कि जो इस पॉइंट की स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 टाइम्स आर ओमेगा। तो जो टॉप पॉइंट है उसके ऊपर जो वी सेंटर ऑफ मास होगी
वो जो उसकी स्पीड होगी वो 2 टाइम्स आर ओमेगा होगी। इसको मैं भी सेंटर ऑफ मास नहीं कहता, बल्कि इसको यूँ कहते हैं कि ये 2 टाइम्स सेंटर ऑफ मास होगी, 2 टाइम्स सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमने देखा है कि वो किसके बराबर है, आर ओमेगा के बराबर है। तो 2 टाइम आर ओमेगा जो है वो 2 टाइम्स सेंटर ऑफ मास है। पॉइंट जो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हर पॉइंट जो है वो मुख्तलिफ स्पीड से मूव करता है। वो पॉइंट जो बिल्कुल ग्राउंड को टच कर रहा होगा उसकी जो स्पीड होती है वो ज़ीरो होती है, मोमेंटरली या इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है उसकी स्पीड वी सेंटर ऑफ मास होती है, और इसके अलावा जितने भी बाकी पॉइंट होते हैं वो मुख्तलिफ स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। जिनमें से एक स्पेशल केस ये है कि अगर आप इस टॉप पॉइंट को देखें तो इसकी जो स्पीड होगी किसी भी लम्हे, वो सेंटर ऑफ मास स्पीड का 2 टाइम होगा, यानी 2 टाइम्स आर ओमेगा होगा। सो दिस इज़ ऑल द फंडामेंटल मैथमेटिक्स और कॉन्सेप्ट्स दैट वी नीडेड फॉर दिस वन, फॉर दिस टॉपिक, दिस लास्ट टॉपिक। और ऑफ कोर्स अब मैं आदत से मजबूर हूँ कि आपको थ्योरी पढ़ा दी है, और मैं आपको ऐसे थ्योरी का रट्टा लगवाने के लिए छोड़ नहीं देना चाहता, बल्कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह के कॉन्सेप्ट से आप प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मुझे कम से कम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने की ज़रूरत है, और मैं आप लोगों को पता है बहुत सारे न्यूमेरिकल करता हूँ। आदत है, आदत से मजबूर हूँ, बिकॉज़ आप नहीं सीख सकते फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल किए बिना। जितने रट्टे लगा लें वो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स उसी वक्त बिल्ड होते हैं जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जी, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो यहाँ पे मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम जो है असल में बुक के अंदर ही सैम्पल प्रॉब्लम 9.11 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल M and radius r starts from rest and rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h, जो कि इस डायग्राम में दिखाई गई है। फाइंड द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम। तो जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड कैलकुलेट करनी है जब वो सिलेंडर जो है इस पॉइंट के ऊपर, यानी इस जो रैंप है हमारे पास, इसके बॉटम के ऊपर पहुंच जाता है। तो बज़ाहिर अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको एक सेकंड में कहना चाहिए कि हैंग ऑन अ मिनट, हमने सेंटर ऑफ मास की स्पीड फाइंड करनी है, और सेंटर ऑफ मास का फार्मूला तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और हमने ये आर्ग्यू किया है कि सेंटर ऑफ मास जो है उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, वो एक ही स्पीड से मूव करता रहता है। सही है, और वो आर ओमेगा के बराबर है। तो क्या हमारे पास यही जवाब नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि क्यों हमारे पास सीधा सीधा ये जवाब नहीं होगा। पहली कि ये जो फार्मूला था ये अगर आप गौर करें तो हमने एक स्ट्रेट लाइन के लिए ड्रा किया था। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि उसकी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी, ठीक है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से पॉइंट मूव कर रहा था। तो ये पहला फ़र्क यहाँ पे ये है कि हमारी सिचुएशन में यहाँ पे जो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। सही है, तो अगर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है उसके सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, और बाय द टाइम इट रीचेस दिस बॉटम उसकी स्पीड जो है वो मुख्तलिफ होगी जब वो यहाँ से स्टार्ट करता है। और अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो ऑफ कोर्स यहाँ से अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी स्पीड जो थी वो ज़ीरो थी। तो अब ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडली, हमने सेंटर ऑफ मास की स्पीड फाइंड करनी है, और सेंटर ऑफ मास की स्पीड जब प्रॉब्लम्स में हमने फाइंड करनी है तो जो मेन गोल होता है प्रॉब्लम्स का वो ये होता है कि आपने कोई क्वांटिटी जो फाइंड करनी है वो उन क्वांटिटीज़ की टर्म्स में फाइंड करनी है जो हमारे पास प्रॉब्लम में दी हुई हैं। यानी हमारा जवाब जो है उसमें m होना चाहिए, r होना चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो डेटा दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये क्वान्टिटीज़ की वैल्यूज़ हमें मालूम है। सही है, तो हम मतलब ये होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का कि हम जो जवाब है वो इन्हीं क्वांटिटीज़ की फॉर्म में कैलकुलेट करें, ना कि ऐसी क्वांटिटीज़ की फॉर्म में जो हमें मालूम ही ना हो, क्योंकि वो फिर इट डजंट मेक सेंस, राइट। कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, विच मीन्स आप कोई आंसर चाहते हैं तो आंसर उन चीज़ों की फॉर्म में होना चाहिए जो चीज़ें हमें दी हुई हैं, ना कि कुछ और अननोन चीज़ों की फॉर्म में जो हमें मालूम नहीं है, और फिर हम उसका ऑफ कोर्स जवाब नहीं कैलकुलेट कर सकते।
तो हमारे पास डायग्राम जो है डी यू ही है। इसका मैं रफ सा स्केच फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे। सो लेट मी मेक अ रफ स्केच ऑफ दिस वन। सो दिस इज़ आवर ग्राउंड एंड दिस इज़ द रैम्प। सही है। और लेट्स से दिस, क्योंकि उन्होंने हाइट भी दी हुई है तो हम इसको ये कह लेते हैं कि ये हमारे पास हाइट h है। रैंप की लेंथ जो है वो l है। इसको मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं अपना जो व्हील है उसको ज़रूर दिखा देता हूँ। सही है। तो और ये हमारा रहा व्हील, और ये जो व्हील है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में अब अगर ये मूव कर रहा है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, और इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन होगा, जिसको मैं ए सेंटर ऑफ मास कहता हूँ। ये मैंने सिर्फ इसको रीड्रॉ किया है जो ये वाली डायग्राम हमें दी हुई है, लेकिन अब रीड्रॉ कर लिया तो अब इसमें कुछ रंग भरते हैं, यानी वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर सॉरी इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, और इसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक ये वाला कंपोनेंट जो mg को साइन थीटा है, और एक ये वाला कंपोनेंट जो mg साइन थीटा। लेट मी मेक दिस लाइन अगेन। सो दिस इज़ mg साइन थीटा। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है mg साइन थीटा, और ये जो दूसरे वाला है सॉरी ये जो दूसरे वाला है ये वाला, ये mg को साइन थीटा, बल्कि इसको भी मैं लिख ही देता हूँ फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो ये रहा हमारे पास mg को साइन थीटा। ठीक है। तो अब हमारे पास टूल है, हम दो इक्वेशंस ऊपर दो कंडीशंस लिख के आए हैं। ये वाली दो कंडीशंस, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए और ये रोटेशनल मोशन के लिए। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जब लिखेंगे तो हमारे पास x और y दो एक्सेस हैं। ठीक है। आप यूँ चूज़ कर लें कि x एक्सेस जो है वो पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या अपवर्ड डायरेक्शन में है, डजेंट रियली मैटर। और जो y एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में, यानी हम यूँ करने लगे हैं कि अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज़ करूँ तो मैं इस रैंप के पैरेलल ये पॉजिटिव x एक्सिस ले लेता हूँ और ये पॉजिटिव y एक्सिस ले लेता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे समेशन f इक्वल्स मास टाइम्स ए सेंटर ऑफ मास अप्लाई करूँ तो ये मुझे दो इक्वेशंस देता है, एक x एक्सिस के लिए और एक y एक्सिस के लिए, x एक्सिस और y एक्सिस। तो जो x एक्सिस की इक्वेशन है उसको अगर मैं देखूं तो ये जो ए सेंटर ऑफ मास टाइम्स मास है, यानी ma ये वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास बन जाएगा m ए सेंटर ऑफ मास इक्वल्स, अब देखें कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा वाला, ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये बन जाएगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, और ऑफ कोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। और सिमिलरली y एक्सिस की डायरेक्शन में देखें तो हमारे पास mg को साइन थीटा जो है वो नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में है, और नॉर्मल फोर्स जो है जिसको मैंने येलो से रिप्रेजेंट किया है ये पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इधर से हमारे पास सिंपली n किसके इक्वल आ जाएगा, mg को साइन थीटा। सही है। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2 कह लें। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई जो ट्रांसलेशनल मोशन की कंडीशन है। अब हमारे पास रोटेशनल मोशन भी है, जिसको हमने ऊपर लिखा था टाउ इक्वल्स आई अल्फ़ा। जी एक्सिस के रंग हम ये रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो जी एक्सिस है वो इस पॉइंट सी से ऊपर बाहर की तरफ आ रहा है। सही है, पॉजिटिव जी एक्सिस। और अगर पॉजिटिव जी एक्सिस बाहर की तरफ आ रहा है और यूजली हम टार्क जो है वो पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ लेते हैं, तो यहाँ पे देखें जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो टार्क है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। और टार्क भी नेगेटिव आएगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगा, ये पहली बात। और जो दूसरी बात है वो हमने ये देखना है कि टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो टार्क हमेशा किसी ना किसी फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो टार्क प्रोड्यूस कर रही है, यानी कौन सी फोर्स है जो टार्क प्रोड्यूस कर रही है। और वो फोर्स जो है यहाँ पे मैं क्लेम करता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स है, और उस क्लेम को मैं साबित ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसी डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, सिर्फ व्हील की रोटेशन को
और आपको दिखाता हूँ कि कैसे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा व्हील था, ये मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो डिस्टेंस था इधर से इधर तक, ये डिस्टेंस आर के बराबर था, इसके रेडियस के बराबर है। सही है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही थी वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में थी। ये हमारे पास थी फ्रिक्शनल फोर्स। और अब अगर आप अब देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स और आर जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी टार्क जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और आपको याद हो ऊपर जब मैं आपको बता रहा था कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की जो कंडीशन है ये वाली, ठीक है, इसका जब मैंने आपको फिजिकल आर्गूमेंट दिया था तो मैंने कहा था कि ये जो पॉइंट है ये मोमेंटरली रेस्ट के ऊपर होता है फ्रिक्शन की वजह से, विच मीन्स कि ये जो फोर्स है जो इसको प्योरली रोटेट करवा रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो ये जो टार्क प्रोड्यूस होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होगा। तो अब हम लिख सकते हैं टॉ जी, जो कि हमारे पास था टॉ जी इक्वल्स आई टाइम्स एल्फ़ा जी, और आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो ऑफ कोर्स हमें पता है सिलेंडर के लिए क्या होता है, तो आई टाइम्स एल्फ़ा जी। सही है। और टार्क जो है वो इस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और फोर्स और ऑब्जेक्ट की मोशन जो है अगर आप इस टार्क को देखें यानी आर क्रॉस एफ लें तो ये हमारे पास नेगेटिव आता है। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी ये बनेगी, ये टार्क जो है ये आर क्रॉस एफ होता है और चूँकि एंगल 90 है तो आर एफ बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस आर एफ इक्वल्स आई टाइम्स, और अब आप चूँकि उसकी डायरेक्शंस इंक्लूड कर रही हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा आई टाइम्स माइनस एल्फ़ा जी, क्योंकि अगर टार्क नेगेटिव है तो एल्फ़ा भी टार्क की डायरेक्शन में होता है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ये सिंपली कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव साइन जो है वो दोनों तरफ से हमारे पास ख़त्म हो जाता है, यानी अगर आप इसको ना भी लगाते तो आपने कंपनसेशन कर ली थी। सही है। तो यहाँ से अब हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें जो कि हमारे पास होती है हाफ एम आर स्क्वायर टाइम्स एल्फ़ा जी, तो इधर से हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाती है, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो बन जाएगी F इक्वल्स, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 एम आर एल्फ़ा जी। और अब आपको पता है कि एल्फ़ा जी जो है वो हमारे पास इक्वल होता है आर ए सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई आर के। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है एफ़ की वो आ जाएगी जब आप अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा 1/2 ए 1/2 एम टाइम्स ए सेंटर ऑफ मास, एम टाइम्स ए सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई फ्रिक्शनल फोर्स की। अब देखें कि हमने निकालनी जो चीज़ थी वो थी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर ली है। क्यों? वो इसलिए कि अगर मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन के लिए मैंने जो इक्वेशन लिखी थी वो ये वाली इक्वेशन थी, और इस इक्वेशन में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मौजूद है और वो अननोन है। तो इसका मतलब है मुझे फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए थी, और ये वजह है कि मैंने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट किया है। इनफैक्ट ये बात मैंने मुझे आपको पहले बतानी चाहिए थी कि मुझे चूँकि v चाहिए तो v के लिए मुझे a चाहिए, और a के लिए मुझे इस इक्वेशन को यूज़ करना है तो f चाहिए। बहरहाल आप देख सकते हैं, तो ये इस तरह हम प्रोसीड करते हैं। एक दफ़ा f आ गया तो इस f की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आप अगर इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास जो a सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी, यानी a सेंटर ऑफ मास, इसको आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। ये आता है 2/3 g टाइम्स साइन थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए सेंटर ऑफ मास की। और अब अगर ए सेंटर ऑफ मास एक दफ़ा आ गया है तो आप फ़ौरन से जो न्यूटन्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको यूज़ करके वी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी न्यूटन की इक्वेशन यूज़ करनी है। तो आप देख लें कि जो डेटा आपको दिया हुआ है, तो आप देखें कि हमारे पास ए मौजूद है, इनिशियल स्पीड मौजूद थी वो 0 थी, जिससे ये इधर से रोटेट करना शुरू करता है। फाइनल स्पीड जो सेंटर ऑफ मास की है वो हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस भी रैंप का दिया हुआ है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम वो इक्वेशन देखेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हों, और वो तीसरी इक्वेशन है जिसको आप लिखते हैं 2a s इक्वल्स वी एफ स्क्वेयर्ड माइनस वी आई स्क्वेयर्ड। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो है 2a, और अब ये a सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, s इक्वल्स वी एफ, ये भी सेंटर ऑफ मास की अब फाइनल स्पीड है, माइनस वी आई, ये भी सेंटर ऑफ मास की फाइनल स्पीड है। तो वी आई ज़ीरो है, वी एफ हमें दरकार है, ए दिया हुआ है और एस जो है वो उस रैंप की लेंथ के बराबर है जो कैपिटल एल है हमें दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वी एफ सेंटर ऑफ मास है वो आता है 4/3 जी टाइम्स एल टाइम्स साइन थीटा, और इस सारे का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमारे पास वी एफ का स्क्वायर था तो आपको वी एफ चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट आएगा। तो ये हमने उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। जो यहाँ पे पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेप में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। समटाइम्स आपको जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए आपको पहले कुछ दूसरी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे चूँकि वी के लिए मुझे ए रिक्वायर्ड था, ठीक है, और फिर मैंने देखा कि ए को एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए मुझे फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत है, तो मैंने सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट की, फिर उधर से ए को कैलकुलेट किया और फाइनली मैंने उधर से वी को कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और होपफुली सून हम नेक्स्ट चैप्टर जो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर है उसको स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन एक लिहाज से वो चैप्टर बिल्कुल रिपीटिशन है चैप्टर 6 की, क्योंकि चैप्टर 5 में आपने न्यूटन लॉज पढ़े थे और चैप्टर 6 में फिर आपने कहा था कि न्यूटन लॉज में अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस समहाउ मौजूद ना हो तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। यहीं पे हम देखेंगे इस नेक्स्ट चैप्टर में कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क्स मौजूद ना हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लेकिन उससे पहले हमें एंगुलर मोमेंटम होता क्या है उसको जान लेने की ज़रूरत है, और ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक है। सो होपफुली आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।